3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आखिर वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट वाज द सिचुएशन दैट वाज प्रिवेलिंग व्हेन देयर वाज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो कौन सी प्रॉब्लम हुई थी जो अराइज हुई थी, और उस प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है। So identifying that problem statement and that solution is very important, and that's exactly what you study in your law. Hayden's rule है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आप हेडन्स रूल पढ़ते हैं, और वो हेडन्स रूल ये कहता है कि जब भी किसी लॉ को इंटरप्रीट करते हैं तो सबसे पहले देखो कि वो कौन सी मिस्चीव हुई थी जब वो लॉ नहीं था, और फिर आप देखो आपको पता चलेगा कि लॉ बनाने का एक्चुअल इंटेंट क्या है। और यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहले इन तीन शब्दों का मतलब जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है इन बिटवीन ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स। Interim, in between. Financial means updated information about what? Assets, liabilities, incomes and expenses. And then reporting का मतलब होता है disclosure किसको? Disclosure to users of financial statement, so that the users of financial statement, whether they are external users or they are internal users, they can take a thoughtful decision, है ना। चाहे वो इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, बैंकर्स हो, लैंडर्स हो, टैक्स अथॉरिटीज हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, कोई भी हो, वो अपना डिसीजन ले सके। अब दोस्तों नॉर्मली प्रोसीजर क्या होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनते हैं एट द ईयर एंडिंग डेट, और आई शुड से आफ्टर द ईयर गेट्स ओवर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 आपका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब हम पूरे साल भर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इस डेट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसको रिकॉर्ड करते हैं। 31 मार्च 25 खत्म हो जाने के बाद में हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। मतलब पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन होती है, कुछ बाकी जो क्लोजिंग एंट्रीज है वो सब कुछ होती है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम क्या रेफर करेंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ यार मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टर, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी लॉ की, किसी लिस्टिंग एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टर हूं और मैंने अच्छा खासा पैसा लगा रखा है वो कंपनी में, अब उस कंपनी में क्या चल रहा है ये तो मुझे साल भर पता ही नहीं चलेगा। I mean, I will actually get to know about the affairs, the performance and the position of the company only at the end of the year, that too after preparation of financial statements. और ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे पीरियड में 12 महीनों में कंपनी में अप्स एंड डाउन्स नहीं हो सकते। बिल्कुल अप्स भी हो सकते हैं और डाउन्स भी हो सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मुझे एक अधिकार है, या मुझे आई शुड से आई हैव अ राइटफुल अथॉरिटी टू नो the position, the financial position and performance of the company even before the financial year gets end. तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये वहीं पे पिक्चर में आता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हर एक कंपनी को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। तो आंसर है नहीं। Not every company is supposed to mandatorily prepare interim financial reporting or interim financial statements. No. कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, जैसे कि जो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है, मतलब the companies whose shares are listed on stock exchange. So as per the listing agreement, they are supposed to prepare quarterly financial statements. So when I say quarterly, it means what? For every 3 months. तो क्वार्टर 1 का बनेगा अप्रैल टू जून का, क्वार्टर 2 का बनेगा जुलाई से सितंबर का, क्वार्टर 3 का बनेगा अक्टूबर से दिसंबर का, और क्वार्टर 4 का बनेगा जनवरी से मार्च का। और इन सब के बाद बनेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि पूरे साल का बनेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च का, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको फिर उसे कंप्लाई करना है। कोई और एक्ट में अगर आप कवर्ड है, और अगर उस एक्ट का कोई मैंडेट है, कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो आपको उस एक्ट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और उसमें भी आपको देखना है कि क्या आप इंड AS 34 में कवर हो रहे हैं। इंड AS 34 इज ऑल्सो डीलिंग विद इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर हाँ तो आपको इंड AS 34 के हिसाब से बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर AS 25 एप्लीकेबल होगा। AS 25 प्लेन सिंपल डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, जो आपको बताता है कि जब भी आपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो उसमें जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे।
अब चैलेंजेस क्या होंगे अंशुल सर, ये तो बताइए। मतलब एनुअल फाइनेंशियल जो बनाना है सपोज, और अगर मुझे उससे 4 क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, चैलेंजेस क्या होंगे? हर चीज को डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। आई मीन लेट्स टेक एन एग्जांपल सर, सपोज आपका मंथली रेंट है 1 लाख रुपए और साल भर का रेंट है 12 लाख रुपए, ठीक है? तो 12 लाख रुपए को अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि क्वार्टर नंबर 1 का रेंट कितना है, तो सिंपल है, क्वार्टर 1 में 3 महीने आएंगे, अप्रैल में जून, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख रुपए रेंट, सर सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। नाउ दैट यू आर राइट, बट इट्स नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू बी। चलो रेंट, interest, depreciation, these are the costs which are accruing on time basis, no problem at all. But how about the changes in transaction? How about the fact कि आपने अगर किसी पीरियड में एडिशनल स्पेस रेंट पे लिया है या आपका रेंट इंक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे? तो सर सिंपल है, वो चेंज जिस क्वार्टर में हो रहा है उस क्वार्टर से हम चेंज को इफेक्टिव करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल सर, अप्रैल में जून में आपका मंथली रेंट 1 लाख है, अब जुलाई से अगर आपका रेंट बढ़ के 1,20,000 होता है, तो जो क्वार्टर नंबर 2 के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे उसमें आप रेंट कितना लेंगे? 1,20,000 रुपीज पर मंथ। हाँ ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स निकलते हैं। बताइए सर, ये लीजिए, व्हाट इफ योर बिजनेस इज ऑफ सीजनल नेचर? सीजनल नेचर का मतलब है जैसे पटाखों का बिजनेस ले लीजिए, अब पटाखे पूरे साल भर तो नहीं बिकते हैं, दिवाली के समय एकदम सेल हाई हो जाता है ना, तो वो एक सीजनल नेचर है। कोई भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर सीजनेबिलिटी का है तो आप अपनी क्या पूरी साल भर की सेल्स को डिवाइडेड बाय 12 कर सकते हैं क्या? कैन यू इवनली डिवाइड योर सेल्स? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। तो वहां पर आपको कुछ वेटेज लेने पड़ेंगे। तो चैलेंजेस क्या है, मैंने सिर्फ उसको लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है। What about the treatment of outstanding expenses, prepaid expenses, which we generally do only at the end of the year? Because these are the adjustment entries, closing entries of depreciation, provision for bad and doubtful debt, and actual bad debt. How are you going to consider it? I mean, we make provision on our debtors, trade receivables only at the end of the year. But if we have to prepare interim financial statements, how are we going to do it? Amortization of deferred revenue expenditure. Suppose you are carrying preliminary expenses in your financial statements. Understand? अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम अमोर्टाइज करते हैं, है ना, अलग अलग नंबर ऑफ ईयर्स में अमोर्टाइज करते हैं। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, ये मैं अमोर्टाइज करता हूं एट द एंड ऑफ द ईयर। अब अगर साल के शुरुआत में क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है तो मैं कैसे करूंगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे करूंगा? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। This is going to attract this provision, yes or no? Absolutely yes. मतलब मैं एक लीगल केस चल रहा है, वो लीगल केस हार जाता हूं, आई गेट डिफीटेड इन दैट केस, तो मुझे जो पेनल्टी पे करनी है वो मुझे अभी तो नहीं पता। सपोज वो उसका केस का आउटकम आ रहा है क्वार्टर नंबर 4 में, तो मैं पेमेंट करूंगा क्वार्टर 4 में। अब वो जो खर्चा है वो तो मेरे सिर्फ क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा। विल इट अपीयर इन Q1, Q2, Q3? आंसर इज नो, आंसर इज सिंपली नो। What about the provisions under the concept of prudence and conservatism? So all said and done, what I'm trying to say is, अगर इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके लिए हम क्वार्टरली स्टेटमेंट्स या इंटरिम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, वो मिसगाइड हो सकता है, वो पैनिक हो सकता है। और ये क्वार्टर 1 में कंपनी का इतना अच्छा प्रॉफिट था, क्वार्टर 2 में प्रॉफिट गिर गया, क्वार्टर 3 में वापस गिर गया, नहीं नहीं नहीं, ये कंपनी अच्छी नहीं है, मैं यहां से अपना पैसा विड्रॉ कर लेता हूं। ऐसा हो सकता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वार्टर 1 कंपनी का सीजन था, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 कंपनी का सीजन नहीं था, और फिर क्वार्टर 4 वापस सीजन था। तो क्वार्टर 3 में उस इन्वेस्टर ने डिसाइड किया कि मैं ये कंपनी से एग्जिट ले लूंगा, और उसको पता ही नहीं कि क्वार्टर नंबर 4 में वापस एक अपवर्ड ट्रेंड दिखने वाला है, बट ही डिडंट kept that much patience. So if interim financials are not prepared responsibly, it can lead to a misleading picture which is not the real picture. So that's exactly what we are going to study in this standard. Presentation and disclosure of interim financial reporting is defined by SEBI, but recognition and measurement is to be done as per accounting standard 25. नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है, बाद में आप लिख लीजिएगा, अभी सिर्फ समझने पे फोकस कीजिएगा।
As I explained, interim का मतलब होता है in between of what? In between of the 2 year ending dates, financial years. It can be a period of 15 days, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months or any tenor, है ना? फाइनेंशियल का मतलब है अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस. रिपोर्टिंग का मतलब है डिस्क्लोजर टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है AS25 के? सबसे पहले, company can do interim financial reporting either in condensed form or in the complete form. अब ये दो टर्म्स को ध्यान रखना. AS25 आप पे कोई मैंडेट नहीं करता है कि आप जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. When I say annual financial statements, तो आप उसमें क्या क्या बनाते हैं? 5 चीजें बनती है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, राइट? तो AS25 कहता है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते समय या तो आप कंप्लीट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं लाइक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस वो फिगर्स जो हैं वो 3 महीने की, 6 महीने की, 15 दिन की, 1 महीने की हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स. या फिर आप उसको कंडेंस्ड फॉर्म में बना सकते हैं. कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होता है समराइज फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट. इसका मतलब क्या होता है? हेड्स and subheads of item of income, expense, asset, liability should be same as that of most recent annual financial statements. इंफॉर्मेशन थोड़ी कम होगी, कंडेंस्ड होगा, लेकिन हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो एज इट इज रहनी चाहिए. नोट्स टू अकाउंट्स के ऊपर कहा है कि नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड कंटेन नोट्स ऑन ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन दैट रिस्पेक्टिव पीरियड. तो अगर आप 1 महीने की इंटरिम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस 1 महीने में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं उन सबकी नोट्स टू अकाउंट्स में जानी चाहिए. ये इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को रखनी है ध्यान. तो पहला रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? कंपनी कैन डू इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आइदर इन कंडेंस्ड फॉर्म और इन कंप्लीट फॉर्म. थ्योरी क्वेश्चन आता है, लेकिन कैसे आता है हम लोग देखेंगे. As per Schedule 3 of Companies Act 2013, we need to give comparative figures in the financial statements. We are very well conversant with the format of balance sheet and the profit and loss as per Schedule 3. और हमने देखा है कि वहां पर हमें बैलेंस शीट और P&L को कंपेरेटिव फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना होता है, राइट? सही कह रहा हूं मैं? नाउ अंडरस्टैंड. एनुअल का तो समझ में आता है. फाइनेंशियल ईयर 23-24 को दिखाएंगे हम एज कंपेयर टू 24-25. इंटरिम रिपोर्टिंग का कैसे करना है? AS25 कहता है कि बैलेंस शीट के केस में हमें क्या करना है? एंड ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्सेस एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड. मतलब मैंने अब एग्जांपल लिखा है रेड कलर से, फोकस कीजिएगा. अगर मैं 24-25 का क्वार्टर नंबर 2 का इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, जुड़े रहिएगा, बिल्कुल मिसगाइड नहीं होना है. अगर मैं 24-25 का Q2 का इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना रहा हूं, Q2 मतलब क्या होता है? Q2 मतलब 4th मंथ से लेकर 6th मंथ. तो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च है तो 4th मंथ क्या होता है? अप्रैल, मई, जून, हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो मैं अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर का इंटरिम बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मुझे पता है कंपैरेटिव क्या दिखाना है? Q2 ऑफ 23-24, पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर नंबर 2 इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 के साथ कंपैरेटिव फॉर्मेट में दिखाना है. क्लियर हुआ सभी को? इज दिस क्लियर? P&L के केस में क्या करना है? वही चीज. अगर मैं 24-25 के Q2 को बना रहा हूं तो मुझे 23-24 के Q2 को दिखाना है. उसके अलावा एक और चीज दिखानी है जिसको कहते हैं YTD या MTD. ये टर्म्स यूज होते हैं, इवन हम लोग भी एकाग्रता में टर्म्स यूज करते हैं. YTD का फुल फॉर्म होता है ईयर टिल डेट, YTD. और एक ऐसा ही टर्म चलता है, उसका नाम है मंथ टिल डेट, MTD, है ना? तो P&L के केस में मुझे YTD भी दिखानी है. मतलब मैं बना रहा हूं 24-25 का Q2, बराबर है? तो मुझे दिखाना है अप टू Q2 ऑफ 24-25. तो अप टू Q2 मतलब क्या? इट विल इंक्लूड इवन Q1. सो व्हाट आर माय स्टेटमेंट्स ऑफ P&L अकाउंट्स फ्रॉम अप्रैल टिल द एंड ऑफ क्वार्टर 2, दैट मींस अप टू 30th सितंबर. तो प्रिंसिपली वो 6 महीने का बन गया.
और उसको कंपैरिजन देना है सेम पीरियड का पिछले साल का, मतलब 23-24 का अप टू Q2. Are you getting my point? What is the meaning of up to Q2? It means YTD, year till date. तो Q2 एंड होता है 30th सितंबर को. तो आपको दो तरीके से P&L डिस्क्लोज करना है, एक सिर्फ Q2 का और एक अप टू Q2 का. कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल है, Q2 ऑफ 24-25 विद Q2 ऑफ 23-24. रिकॉग्निशन एंड प्रेजरमेंट प्रिंसिपल सिंपल है, प्रीपोनमेंट एंड पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट मतलब डेफरमेंट ऑफ इनकम इज नॉट अलाउड. मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि मेरी क्वार्टर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखनी चाहिए, है ना, इट शुड शो द गुड पिक्चर. तो मेरी क्वार्टर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी को सुधारने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ना अपनी कुछ इनकम को डेफर करता हूं. मुझे लग रहा है कि अच्छा मेरे Q1 में अच्छी इनकम है लेकिन Q2 में कम इनकम है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं कि व्हाई नॉट टू शिफ्ट सम ऑफ माय इनकम ऑफ Q1 टू Q2. कैन आई डू सो? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. The answer is absolutely no. You cannot do so. You cannot postpone your income. It is not allowed under AS 25. Accounting of income and expenses to be done on the basis of accrual concept of accounting. Transactions should be recorded as and when it becomes due. I repeat, transaction should be recorded as and when it becomes due, not necessarily received in cash and not necessarily received in advance. चाहे पैसा मिला हो ना मिला हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. मैंने जैसे रेंट का एग्जांपल दिया था, तो 12 महीने का रेंट अगर 12 लाख रुपए है तो मुझे उसको अगर क्वार्टरली डिवाइड करना है तो टाइम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा. चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेकर पॉइंट ध्यान से सुनिएगा. टू बी अकाउंटेड इन द पीरियड when changes are made showing effect on all periods in interim financial reporting. अब समझना, सपोज करो ये मेरा डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, एक पूरा फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च तक. Q1, Q2, Q3, Q4. मैं फिर से कह रहा हूँ इंटरिम का मतलब क्वार्टरली नहीं होता है. इट कैन बी मंथली ऑल्सो, इट कैन बी वीकली ऑल्सो, इट कैन बी फोर्टनाइटली ऑल्सो, एनी पीरियड. ठीक है, अब समझना, सपोज Q3 में कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होता है. अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब कुछ भी हो सकता है. चेंज इन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, है ना. तो अगर ये चेंज होता है तो AS 25 क्या कहता है, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट टू बी अकाउंटेड. कौन से पीरियड में? इन द पीरियड व्हेन चेंजेस आर मेड, इन द पीरियड व्हेन द चेंजेस आर मेड, शोइंग इफेक्ट of all periods in interim financial reporting. और उसका इफेक्ट पहले के पीरियड्स में भी पड़ा है तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा. क्लियर हुआ? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का फॉर्मूला अगर आपने यूज किया है, चेंज किया है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का अगर कोई फॉर्मूला चेंज किया है, तो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है, टू बी शोन इन द पीरियड ओनली इन विच इट इज रेलेवेंट. तो अगर वही Q3 में अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता है तो उसका डिस्क्लोजर सिर्फ और सिर्फ Q3 में होगा. तो ये डायग्राम ध्यान रखना, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन Q3 ओनली. इन केस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू बी डन इन Q1, Q2 एंड Q3. तो ये छोटे से पॉइंट आपको रखना है ध्यान. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल विद AS 25. तो छोटा सा स्टैंडर्ड है, डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है. फटाक से इस पे आते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं AAA बुक से. पेज नंबर पे आते हैं. Come on all of you, come to page number 8.109 AAA book volume number 2. Clear? Now ICR मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है. सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन और दिया गया है. सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट. अभी हमने बात की थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजनल प्रोडक्ट. एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका सेल्स का जो पैटर्न है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है. Sales pattern of the quarter wise product quarter wise is as follows. फर्स्ट क्वार्टर जो 30 जून को एंड हो रहा है उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पूरे साल भर का सेल होगा उसका 10% सेल होगा Q1 में. Q2 की अगर मैं बात करूं तो 10% सेल होते हुए लग रहा है जो 30 सितंबर को खत्म होगा. क्वार्टर नंबर 3 31 दिसंबर की मैं बात करूं तो 60% सेल एक्सपेक्टेड है. Q3 कब से कब होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. और क्वार्टर नंबर 4 की मैं बात करूं तो 20% सेल है, दैट मींस जनवरी, फरवरी, मार्च. अब देखो यार, मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लगा नहीं रहा हूँ, बट ये पैटर्न देखकर मुझे समझ में आ रहा है. इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो Q3 में सबसे ज्यादा सेल है, Q4 में थोड़ा कम सेल है,
तो ये एक ऐसा बिजनेस हो सकता है जहां पर मैं एग्जांपल दूं, इट कैन बी अ विंटर वेयर प्रोडक्ट, मतलब आप स्वेटर्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप देखो Q1 में, अप्रैल में, जून में बहुत कम सेल है, जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत कम सेल है, अक्टूबर ऑनवर्ड जहां ठंड पकड़ी वहां पे आपका सेल उड़ गया, और फिर बाद में पीक सेल आपने कर लिया Q3 में, और फिर Q4 में थोड़ा कम सेल है लेकिन 20% सेल है ना, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड अप टू 30th जून इज एज फॉलोज। अब ये सिर्फ डेटा जो दिया है ना, ये सिर्फ Q1 का दिया है, Q1 का डेटा है। क्या कहता है, Q1 का आपका सेल है 80 करोड़ रुपए, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस है 60 करोड़, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 4 करोड़, एडमिन एक्सपेंसेस है 8 करोड़। तो अगर मैं Q1 की पोजीशन यहां पर देखूं तो पोजीशन बनती क्या है, ये तीनों तो मेरे खर्चे हैं ना दोस्तों, तो 60 + 4 + 8 मेरा खर्चा हो गया 72 करोड़ का। तो सिर्फ मेरे Q1 की पोजीशन बनती है, 80 करोड़ का सेल है, 72 करोड़ का खर्चा है, मतलब 8 करोड़ का प्रॉफिट है। मुझे नहीं पता सवाल क्या है, मैं तो सिर्फ एक जनरल कैलकुलेशन करता जा रहा हूं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप भी मेरे साथ ये करेंगे। क्वेश्चन कहता है, while preparing the interim financial reporting for the first quarter, Sincere Corporation wants to defer ₹10 crore expenditure to third quarter। वो चाहता है कि जो 72 करोड़ का खर्चा है ना, इसमें से 10 करोड़ का खर्चा वो थर्ड क्वार्टर में डेफर कर दे। डेफर कर दे मतलब पोस्टपोन कर दे, डिले कर दे। और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट द थर्ड क्वार्टर इज हैविंग मोर सेल्स। अच्छा, क्योंकि तीसरे क्वार्टर में सेल्स ज्यादा है, 60% सीजनेबिलिटी के हिसाब से सेल्स बनता है, तो आप सोच रहे हो कि 10 करोड़ का खर्चा अभी अगर मैं इधर से शिफ्ट करता हूं ना, तो Q1 की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखेगी। ओके, is having more sales, therefore the third quarter should be debited by more expenses. Considering the seasonable nature of the business and expenditures are uniform throughout all the quarter, calculate the results of first quarter as per accounting standard 25. Also give comment on the company's view. बेटा जी अभी हमने पूरी प्रोविजन पढ़ी है और ये प्रोविजन क्या कहती है, साफ कहती है कि प्रीपोनमेंट एंड पोस्टपोनमेंट ऑफ इनकम इज नॉट अलाउड, नंबर 1, and expenses should be accounted on the basis of accrual concept. Just using this argument that मेरा Q3 का इनकम ज्यादा है, इसीलिए मैं 10 करोड़ के खर्चे को Q1 से Q3 में डेफर कर दूं, ये चलेगा क्या? आंसर है नहीं चलेगा। आंसर है बिल्कुल नहीं चलेगा। तो पहली बात, गिव कमेंट ऑन द कंपनीज व्यू, क्या कंपनी का स्टैंड AS25 के हिसाब से है? आंसर है नहीं। सेकंड, कैलकुलेट द रिजल्ट्स ऑफ Q1 एज पर AS25, आंसर आना चाहिए 8 करोड़ रुपए। चेक करिएगा, ये रहा प्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली जो हमने प्रेजेंट किया वही है, 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। अकॉर्डिंग टू AS25 द इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड एंड इनकर्ड रिस्पेक्टिवली, therefore seasonal income will be recognized when they occur, thus the company's view is not as per AS25। खत्म, खल्लास हो गया। जय श्री राम, बहुत बढ़िया, चेक करो है ना आसान, बिल्कुल इजी है ना। अब ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है, फटाक से आप आंसर निकालिए उसका। क्वेश्चन नंबर 4, AAA बुक का क्वेश्चन नंबर 4, ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्विकली कैलकुलेट आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है। Intelligent Corporation is dealing in seasonal products. The quarterly sales pattern of the product is as below. Q1, Q2, Q3, Q4. 15%, 15%, 50%, 25%. For the first quarter ending 30th June, Intelligent Corporation gives you the following information. Sales है 50 crores और ये 3 खर्चा है, टोटल हो गया 40 करोड़। While preparing the financial reports, interim financial reports, they want to defer 21 crore expenditure to third quarter on the argument that third quarter is having more sales. Therefore, third quarter should be debited with higher expenditure, considering the seasonal nature of the business and that the expenditures are uniform throughout all quarters. Calculate the first quarter result of first quarter and comment on the company's view. छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भाई लोगों, क्या पढ़ा है? इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड ऑन एक्रूअल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस, डेफरमेंट अलाउड नहीं है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? Q1 का रिजल्ट आएगा 50 - 40, 10 करोड़ का। चेक कीजिएगा 10 करोड़ का है क्या आंसर। चेक ऑल ऑफ यू। ये है सर AS25, ये अरे यही है भाई यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इल्लू नंबर 2,
हो क्वेश्चन पन सेल्लू 6. The accounting year of X Limited ends on 30th September 2021. Accounting year ends on 30th September 21. थोड़ा अलग है. And it makes its reports quarterly. However, for the purpose of tax, the year ends on 31st March. तो इनकम टैक्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31st मार्च को. लेकिन आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 30th सितंबर को. तो इसका मतलब है हमारा ईयर एंडिंग डेट डिफरेंट है फ्रॉम द इनकम टैक्स ईयर एंडिंग डेट. नो प्रॉब्लम. फॉर द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1st October 2020 to 30th September 21, मतलब 2020-21 क्वार्टरली इनकम इज एज अंडर. अब ये हमारे हिसाब से है, हमारा फाइनेंशियल ईयर, हमारा अकाउंटिंग ईयर. तो हमारी क्वार्टरली इनकम दी है हर क्वार्टर में 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़, टोटल है 800 करोड़. एक्चुअल एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च 21. अब देखना, मुझे यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च और हमारे हिसाब से सितंबर टू अक्टूबर टू सितंबर. अब ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च 21, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 में इनकम टैक्स का रेट है 20%. एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च 22, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनकम टैक्स का रेट बढ़कर हो गया 30%. तो सवाल क्या है? कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर. हमारा फाइनेंशियल ईयर अलग है, इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर अलग है. हमारे पीएनएल में मुझे टैक्स एक्सपेंस प्रोवाइड करना है. अब मैं टैक्स एक्सपेंस कैसे प्रोवाइड करूंगा? नॉर्मली तो मैं सिंपल सी चीज करता हूं, जो भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है उस पे एक रेट, चाहे 20 तो 20, 30 तो 30 में मल्टीप्लाई करता हूं और मुझे पता चलता है कि हाउ मच इज माय इनकम टैक्स. फर्दर रेफर AS22 लेक्चर देखा है सबने, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, गुची गुची बू. अब सवाल यहाँ पर यह है कि मेरा अकाउंटिंग ईयर और इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग डेट्स पे है और इन दोनों के बीच में टैक्स का रेट चेंज हो रहा है. निर्मला जी, सीतारमन जी की जय हो. सवाल है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कहीं कैसे निकालेंगे? सेल्लू 6, सोपू क्वेश्चन 6. कैसा करने का सर? सर 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 फाइनेंशियल ईयर 2021 इनकम टैक्स का 20% टैक्स. तो हमारा क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 जो है ना, वो आ रहा है 2021 में और उस समय टैक्सेशन का रेट 20%. हमारा 200 करोड़ रुपए का जो इनकम है, 200 करोड़ के ऊपर, मां कसम क्या इनकम है भाई, 200 करोड़ के ऊपर हम 20% टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो गया? 40 करोड़. 40 करोड़. ओहो, टाइपिंग एरर, नीचे देख लो, ठीक है, रुपीस इन करोड़. फिर हमारे क्वार्टर 3 में इनकम टैक्स की लिमिट, इनकम टैक्स का रेट चेंज हो गया. अब 1 अप्रैल 2021 से, सबको समझ में आ रहे हैं? 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स का रेट हो गया 30%. तो मेरे क्वार्टर 3 में 200 करोड़ की इनकम पे 30% मतलब 60 करोड़ और क्वार्टर 4 में भी 30% मतलब 60 करोड़ रुपए चार्ज होगा. मतलब मेरी टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? 200 करोड़ रुपए. ये सबको क्लियर हो गए क्या? चेक करो. हो गया रे भाई क्वेश्चन? हो गया ना भाई? काय को देख रहे मेरे को? ये देखो आ गया ये आंसर. ये टोटल नहीं लिया यहाँ पे, 200 करोड़ रुपए. खत्म, खल्लास, खत्म. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एमसीक्यू का हाई प्रोबेबल क्वेश्चन. इवन 2B और 3B एमसीक्यू में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है. लेकिन अभी तक बता दूं, अभी तक मतलब जब ये वीडियो मैं कर रहा हूं जून 2025 में, जून 2025 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 और मई 25, इन चारों पेपर्स में अभी तक AS25 पे कोई एमसीक्यू नहीं आया. चलेंगे आगे भाई लोगों, चलो. अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड showed a net profit of 7,20,000 for the third quarter of 2021 after incorporating the following. तो हमारे जो अकाउंटेंट है
महान। उन्होंने Q3 का जो नेट प्रॉफिट दिखाया है वो दिखाया है 7,20,000 रुपए, 7,20,000। और ये जो 7,20,000 का नेट प्रॉफिट है, दिस इज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग पॉइंट नंबर 1 2 3 एक बे त्रण। सवाल क्या है? सवाल ये है असर्टेन द करेक्ट क्वार्टरली इनकम। मां कसम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जबरदस्त। चलो, बैड डेट्स ऑफ 40,000 इंकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। अभी इसी क्वार्टर में 40,000 का बैड डेट हुआ है। 50% ऑफ द बैड डेट हैज बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। डेफरमेंट तो अलाउड ही नहीं है मुन्ना। 40,000 का बैड डेट कब हुआ है? क्वार्टर नंबर 3 में। तो भाई साहब क्वार्टर नंबर 3 में बैड डेट कितना प्रोवाइड होना चाहिए था? 40,000। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? 50% ऑफ द बैड डेट हैज टू बी डेफर्ड इन द नेक्स्ट क्वार्टर। इसका मतलब क्या है? आपने एक्चुअल बैड डेट प्रोवाइड कितना किया है? 20,000 रुपए। मतलब 20,000 रुपए कम प्रोवाइड किया है। सबको क्लियर हुआ क्या? वापस समझना। क्वार्टर नंबर 3 में 40,000 का बैड डेट हुआ है, मतलब बैड डेट टू बी प्रोवाइडेड कितना प्रोवाइड करना चाहिए था? 40,000। समझे क्या? बहुत बढ़िया। मतलब मेरा खर्चा कितना पीएनएल में डेबिट होना चाहिए था? 40,000। हुए क्या? नहीं। बैड डेट एक्चुअली प्रोवाइडेड, एक्चुअल में कितना प्रोवाइड किया है? 50%, 20,000। ओ 50% मैंने डेफर कर दिया। मैंने सोचा बाद में ले जाऊंगा। AS25 डेफरमेंट अलाउ करता है क्या? नहीं। मतलब आपको 40,000 रुपए का खर्चा प्रोवाइड करना चाहिए था, आपने खर्चा प्रोवाइड किया 20,000 का। 20,000 रुपए से कम प्रोवाइड किया है। अब आप क्या करोगे? 7,20,000 में से 20,000 रुपए करोगे माइनस किस चीज का? बैड डेट का। बैड डेट ऑफ क्वार्टर नंबर 3। क्लियर हो गया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो जो गलती पहले हुई है उसको आप सुधार लेंगे। तो अब मेरा प्रॉफिट 7,20,000 नहीं बचेगा, अब मेरा प्रॉफिट होगा 7 लाख। लेकिन रुको, ये तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, सेकंड और थर्ड पढ़ते हैं। समझ में आया ना भाई? बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस बोले तो क्या? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सब हमने कहां देखा? AS5 में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड, कुछ भी हो सकता है। 35,000 incurred during the quarter has been fully recognized in the quarter। क्या गलत किया? क्या गलत किया? सही किया है। इसका कोई इफेक्ट होगा? नहीं। भैया जी क्वार्टर नंबर 3 में हमारे यहां पर चोरी हो गई थी, वो चोरी की अकाउंटिंग हमने क्वार्टर 3 में कर दी है। तो क्या गलत किया? कुछ गलत किया? नहीं। इसका कोई इफेक्ट होगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। Additional depreciation of 45,000 resulting from change in method of charge of depreciation, assuming that 45,000 is charged for the third quarter only। मैंने डेप्रिसिएशन की मेथड को चेंज किया, समझना। अब डेप्रिसिएशन की मेथड को चेंज किया, उसकी वजह से कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन जनरेट हुआ है। कितने का? 45,000 रुपीज का। ये 45,000 को पूरी तरह मैंने थर्ड क्वार्टर में चार्ज कर दिया। कुछ भी गलत नहीं किया, नो इफेक्ट। जो मैंने किया ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से अगर कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अराइज होता है, इट शुड बी चार्ज इन द क्वार्टर इन विच इट इज चेंज्ड, है ना? हमने देखा है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पॉलिसी, तो अकॉर्डिंगली मेरा रिवाइज्ड प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 7 लाख रुपए। चेक करिएगा ये आंसर है क्या? मस्का चेक ऑल ऑफ यू। एमसीक्यू आ सकता है इसमें, अभी तक नहीं आया, आगे नहीं आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। नंबर 5, सिंपल थ्योरेटिकल से लूप। In the view of provision of AS25 on interim financial reporting, on what basis will you calculate an interim period? For an interim period, the provision in respect of defined benefit scheme like pension, gratuity, etc. अब ये जो बात है ना, प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, प्रोविजन, ग्रेचुटी एक्सेट्रा, ये बात कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1515 की। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए कुछ बेनिफिट्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नो प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वी नीड टू मेक प्रोविजन। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर हम उसको कैसे बनाएंगे? सिंपल सी चीज ध्यान रखने का है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द
year to date basis using the actuarially determined rates at the end of the previous financial year adjusted for significant market fluctuations. AS 15 में डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए आपको एक ही चीज देखना है, YTD बेसिस पे, ये टर्म देख रहे हो जो मैंने आपको बताया था, ईयर टू डेट बेसिस पे हम लोग देखेंगे। एक्चुरियल वैल्यूएशन होता है, एक्चुरीज आर डिफरेंट प्रोफेशनल्स, उनकी वैल्यूएशन के बेसिस पर हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसको डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, on 30th June 2021 Asmita Limited incurred 2 lakh net loss for disposal of a business segment. 30 जून 2021 की बात है, एक कंपनी ने अपना बिजनेस सेगमेंट डिस्पोज कर दिया, हमने पढ़ा ना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, है ना, तो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। Also on 31st July, company paid 60,000 for property taxes assessed for the calendar year 2021. How the above transaction should be included in determination of net income of Asmita Limited for the 6 months interim period ended 30th September 2021. क्वेश्चन को अच्छे से समझना, जितना मैं क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं, यहां पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो फॉलो हो रहा है भैया जी अप्रैल से लेकर मार्च तक का, ठीक है। अब इस पीरियड में आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड 3 महीने का नहीं है, अपने दिमाग से निकाल लेना कि इंटरिम का मतलब क्वार्टरली होता है। यहां पर पीरियड कितना है, 6 मंथ्स इंटरिम पीरियड, और ये एंड कब हो रहा है, 30 सितंबर 2021। क्लियर हो गया। अब इन 6 महीनों में 2 अलग से ट्रांजेक्शन आपको दिए हैं। पहला ट्रांजेक्शन दिया है कि आपने अपना एक बिजनेस सेगमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू किया है, जिससे आपका 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, ये क्लियर है। फिर 31 जुलाई 2021 को कंपनी ने 60,000 रुपीज का प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये कैलेंडर ईयर 21 का है। कैलेंडर ईयर मतलब दिस इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, और हम लोग कब तक बना रहे हैं, 30 सितंबर तक का। तो सवाल क्या पूछा है, हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इन द इंटरिम रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑन 30 सितंबर। चलो एक एक करके देखते हैं, पैराग्राफ नंबर वगैरह याद नहीं रखने का। According to para 10 or AS 25 interim financial reporting, if an enterprise prepares and presents a complete set of financial statements in its interim financial report, the form and content of those statements should conform to the requirements as applicable to annual complete set of financial statements. As on 30th September 2021, Asmita Limited would report the entire amount of 2 lakh as loss on disposal of its business segment since the loss was incurred during the interim period. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लाख रुपए का पूरा खर्चा आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए बिकॉज एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड ऑन एक्रूअल बेसिस, ये क्लियर है। लेकिन जहां तक बात है ये 60,000 रुपए की, जो कि है प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द कैलेंडर ईयर 2021, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर। 60,000 property tax relates to the calendar year 21. 30,000 would be reported as an expense for 6 months ended 30th September 21. तो ये जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 12 महीने का 60,000 है, इसमें से इंटरिम पीरियड का खर्चा कितना होगा। सर इंटरिम पीरियड कब से कब तक है, इट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो सिंपल है सर, जनवरी से दिसंबर 12 महीने, इंटरिम पीरियड 6 महीने, 12 महीने का 60,000, तो 6 महीने का 30,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 30,000 30th सितंबर 21 का जो इंटरिम रिपोर्ट बनेगा उसमें जाएगा। रुपीज 15,000 फ्रॉम जनवरी टू मार्च शुड बी शोन एज पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पिछले साल देना बाकी रहा होगा ना आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो 15,000 उसमें जाएगा, और 15,000 जो है इट विल अपीयर एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्त, अगर मैं आपको इसकी टाइमलाइन बनाकर दिखाऊं, सपोज ये 12 महीने की टाइमलाइन है, ठीक है, तो ये 12 महीने की टाइमलाइन को मैं डिवाइड करता हूं, अरे रे रे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, 1 2 3 4, ये क्लियर है। ये है जनवरी, ये है अप्रैल, ये है अक्टूबर, ये है दिसंबर। हमने पेमेंट किया है 60,000 फॉर द कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, इसमें से हमारा इंटरिम पीरियड कौन सा है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, है ना, ये पूरा पीरियड हमारा इंटरिम आ गया। क्लियर हो गया, कुछ गलत हो गया ना, क्वार्टर 1 2, एक सेकेंड मेरे क्वार्टर्स ही गलत हो गए, एक ही मिनट दीजिएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई
अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। हाँ जी, अब सही है। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है, ये 6 महीने का जो अमाउंट होगा 30,000 रुपए, ये मेरे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आएगा, बराबर है। जो शुरुआत के 3 महीने थे वो जाएगा पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग थे उसको पे करने में, और जो एंड के 3 महीने हैं वो होंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, दे विल अपीयर एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ AS25 along with all the questions of ICM मॉड्यूल यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आप सब लोगों को, फटाफट मुझे बताते चलिए कमेंट सेक्शन में।